सभी बच्चे ध्यान दें। आपकी जो पुस्तक है समकालीन भारत, उसके अध्याय 3 अपोहा, इसके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, अपोहा तंत्र किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न है अपोहा तंत्र। तो एक क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रवाह अवस्था और तत्जनित विविध परिवर्तन एवं विशेषताएं अपोहा तंत्र कहलाते हैं। इसका मतलब कोई भी एक क्षेत्र है जहाँ पर जो नदियाँ बहती है, जिस स्थान पर वह नदियाँ बहती है उसमें छोटे छोटे नदी नाले और भी मिलते जाते हैं। नदी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं और इसे ही अपोहा तंत्र कहते हैं। अगर एक ही नदी बहती तो उसे केवल अपोहा कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी सहायक नदियाँ उनमें मिलती है, नदी नाले उनमें मिलते हैं, तो वह तंत्र बन जाता है, उसे अपोहा तंत्र कहते हैं। आए बात समझ में? अब अपोहा द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपोहा द्रोणी कहते हैं। कोई नदी है या नदी तंत्र है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, 3 प्रकार के नदी तंत्र हमारे देश में उपस्थित है। तो इस नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जहाँ जहाँ का भी जल इनमें समाहित होता है आकर के, वह अपोहा द्रोणी कहलाती है। अब तीसरा जल विभाजक। कल भी मैं समझा चुका हूँ जल विभाजक। जब दो नदियों के अपोहा को परस्पर अलग करने की प्रक्रिया को जल विभाजक कहा जाता है। यह एक ही नदी हो या दो नदियाँ हो। जैसे ये नदी बह रही है, इस तरह से ये पानी बहकर आ रहा है, बड़ा सा यहाँ पर पेड़ है या फिर कोई पत्थर रखा हुआ है, इससे क्या होगा? नदी टकराएगी। जंगल यहाँ पर है, नदी इनसे टकराएगी और विभिन्न धाराओं में बढ़ जाएगी, इधर से बहने लगेगी, कोई धारा इधर से निकलेगी, कोई इधर से निकलेगी। तो जल विभाजित हो गया इस नदी का। तो जिसके कारण जल विभाजित हुआ, पेड़ के कारण, पत्थर के कारण, पठार के कारण, पर्वत के कारण, तो वह जल विभाजक कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी। तो वह मिस्र देश में है। कहाँ पर है? मिस्र में। और नदी का नाम है नील नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी या सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग किसे कहते हैं? तो जब कोई भी नदी अपनी सहायक नदी के साथ मिलकर के भूमि की सतह को एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखाई पड़ने वाली आकृति में काटती है तो उसे ध्रुमाकृतिक प्रवाह ढंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये नदी आ रही है यहाँ से, ठीक है, एक और नदी आ रही है इधर से, एक नदी इधर से आ रही है, 3-4 नदियाँ जहाँ पर मिल गई। अब यहाँ बहुत सारी मिट्टी जमा है, लेकिन होता क्या है कि ये नदियाँ मिलकर के विभिन्न धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ से इस तरह से, इस तरह की धाराओं में ये नदियाँ बहने लगती, तो वह हमें कैसा दिखाई पड़ती है? धाराएं वृक्ष की शाखाएं, पत्तियां, टहनियाँ इस तरह की दिखने लग जाती है, जिसे ही ध्रुमाकृतिक प्रवाह कहा जाता है। अगला है कि भारत की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। कल भी मैंने बताया था आपको, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, इन 2 भागों में इन नदियों को बांटा गया है। अब अगली बात, हिमालय की कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है? यानी दक्षिण से भी निकलती है, बीच में से भी निकलती है, लेकिन उत्तरी भाग से कौन कौन सी निकलती है? तो एक तो निकलती है सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियां हैं जो हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है, ये यहाँ पर। ठीक है। अगला है नदी की विभिन्न अवस्थाएं। यानी नदी जब बहती है तो क्या क्या चीज़ें बनाती है? तो नदी डेल्टा बनाती है, विसर्प बनाती है, गोखुर झील बनाती है, नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग, ये इतनी स्थलाकृतियों का ये निर्माण करती है। नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा यानी जहाँ ये मान लो समुद्र है, ये समुद्र भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इधर से नदी आ रही है,
तब क्या करेगी, इसकी गति मंद पड़ जाएगी, इसके साथ जितने भी कंकड़ पत्थर है वो उनको यहाँ पर ये जमा कर देगी और ये सारी की सारी मिट्टी विभिन्न धाराओं में यहाँ पर ये बढ़ जाएगी नदी, और ये इस तरह का स्थान समुद्र के किनारे पर नदी बना देगी, जिसे डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब अगली बात विसर्प। तो नदी इस तरह से बहती है, मोड़ पड़ जाते हैं उसमें। जब पानी सूख जाता है तो हमें भूमि पर इस तरह की बनावट देखने को मिलती है, जिसे विसर्प कहा जाता है। गोखुर झील, जब वो विसर्प की आकृति में बहती है नदी इस तरह से, तब क्या होता है कि गाय का जो खुर रहता है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह की झीलों का निर्माण नदी कर देती है। इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन से। सबसे प्रमुख गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ प्रमुख है जो कि बड़ी है, और इनकी अनेक सहायक नदियाँ भी निकलती हैं वहाँ से। अगला है नदी तंत्र किसे कहते हैं। मान लो ये नदी है एक, ठीक है, अब इसमें एक और नदी आकर के मिल गई, इधर से एक नदी मिल गई, इधर से एक और नदी मिल गई आकर। अब ये नदी जाल जैसा लग रहा है कि नहीं, तंत्र यानी जाल। तो जब किसी नदी की, बड़ी नदी की सहायक नदियाँ उसमें मिलती है तो उसे नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी की लंबाई और उद्गम स्थान बताना है, कितनी लंबाई है और कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मानसरोवर झील से ये निकली है। ठीक है, 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है और कहाँ से निकली है, मानसरोवर। ठीक है, अगला है सिंधु जल समझौते का वर्णन कीजिए। किन किन देशों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है या कैसे हुआ, कब हुआ। तो सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल इस्तेमाल कर सकता है, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता है। फिर ये नदी कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। 1960 में दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ कि सिंधु नदी के जल का 20% भारत उपयोग करेगा, बाकी पाकिस्तान में जाने देगा। अगला है गंगा की 2 मुख्य धारा। तो एक तो भागीरथी के नाम से जानते हैं उसको, मुख्य धाराओं को, और एक अलकनंदा। जहाँ से निकली वहीं से गंगा नाम नहीं है इसका, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। भागीरथी भी नाम है इसका, अलकनंदा भी नाम है हरिद्वार में, और उससे आगे आने पर इसका गंगा नाम रखा गया है। अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। कल समझा चुका हूँ ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में। तो गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों वहाँ जाकर मिल रही है एक जगह, उस स्थान पर इन दोनों का सामूहिक नाम जमुना है। यमुना नहीं है, जमुना। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल राज्य में, भारत में, वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र को सम्मिलित रूप से मेघना और पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, भारत में। कौन सी नदी पर है, नदी पूछे तो गंगा।
ठीक है। अगला है, बहुत सारी नदियों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, उनकी सबकी हमें लंबाई बतानी है। तो गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। उसके बाद में सिंधु की भी 2900 किलोमीटर है। नर्मदा 1300 किलोमीटर। ताप्ती 792 किलोमीटर। गोदावरी 1500 किलोमीटर। महानदी 855 किलोमीटर। कृष्णा 1400 किलोमीटर और कावेरी 765 किलोमीटर। ये इनकी लंबाई है, बुक में भी दिया हुआ है। आप बुक का सहयोग प्राप्त करें इसको समझने के लिए। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो दिबांग, लोहित, केनुला, तीतस्ता और टोसी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। कौन कौन सी? दिबांग 1, लोहित 2, तीसरी है केनुला, चौथी तीतस्ता और पांचवी है टोसी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं, जमुना। ठीक है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इनके उद्गम स्थान बताने हैं सबके। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का जान लेते हैं हम। तो ये नदी मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों से निकलती है। मानसरोवर झील है जिसे राक्षस तालाब के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश पर्वत के पीछे। वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, वहीं से सिंधु निकली है, वहीं से सतलज निकली है। नर्मदा मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहाँ के सतपुड़ा पर्वतमाला के अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। वो कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला सतपुड़ा नामक जो जंगल है वहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकली है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकली है, पश्चिम घाट से। महानदी छत्तीसगढ़ से निकली है ये। कावेरी ये ब्रह्मगिरी पर्वत पश्चिम घाट से निकली है। ठीक है। अब भारत में दूसरा बड़ा जल प्रवाह कौन सी नदी पर है? तो एक कावेरी नदी। पिछले वीडियो में देखा होगा आपने। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अगला है, झीलों का आर्थिक महत्व। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, झीलों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी आमदनी होती है क्या हमें इससे, देश को, सरकार को? तो मानव के लिए तो लाभदायक है ही सही, लेकिन आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो बाढ़ के पानी को ये रोक कर रखती है और भारी विनाश से बचाती है। दूसरा, जल विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, आसपास की जलवायु को सामान्य या सम बनाए रखती है। चौथा, जो जल का परितंत्र है, जल का जो चक्र है उसका संतुलन बनाए रखती है झीलें। पांचवा, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ाती है, जिससे विभिन्न सैलानी, विदेशी पर्यटक, देसी पर्यटक घूमने आते हैं और सरकार को आमदनी इससे होती है। अगला जो प्रश्न है, जल विद्युत संसाधनों को शक्ति के मामले में भारत में कौन सी स्थिति है, कौन सा स्थान है? यानी इसमें हमारा 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां, जल विद्युत उत्पन्न करने के मामले में।
ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है, उसका वर्णन करना है। तो गंगा कार्य के क्रियालोप का पहला चरण 1985 में शुरू हुआ गंगा को बचाने का कार्य, और 31 मार्च 2000 को शुरू कर दिया गया है। कानून बनाया गया 1985 में और 31 मार्च 2000 को इसे शुरू किया गया। ये योजना थी ये। अब इसे 16 राज्यों में बहने वाली 27 नदियों को संरक्षित करने के लिए इसको लागू कर दिया गया है। प्रदूषण कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और नदियों को साफ और स्वच्छ बनाना, यही इसका प्रमुख लक्षण है, प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए इसे बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें अंतर बताना है हमें। आपको हो सकता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। पहले हिमालय की जान लेते हैं हम विशेषताएं। विशेषता अगर जान ली, ये नदियां वर्ष भर जल भरा रहता है, इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। क्यों? क्योंकि बारिश में तो बारिश के पानी से, और गर्मी में हिमालय पर्वत के बर्फ़ के पिघलने के कारण, ठीक है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें बारिश की जो ऋतु होती है उसमें ही ये जल से भरी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। अब हिमालय पर्वत की, तो ये सभी नदियां मैदानी भूमि पर बहती है, अतः नाव इसमें चलाई जा सकती है, नाव का संचालन किया जा सकता है, यानी परिवहन के काम आ सकती है। जबकि प्रायद्वीपीय जो पठारी नदियां हैं वो पठारी भूमि से बहती है, इसलिए नावें चलाना, परिवहन करना इसमें संभव नहीं है। जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं तरुण है, तरुण यानी युवा और तीव्र प्रवाह वाली, बहुत तेज़ गति से बहती है ये। जबकि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं बहुत ही पुरानी हैं और वेगहीन है, ये कम गति से बहती है। आए बात समझ में? अब जो हिमालय पर्वत की नदियां हैं इनमें बहुत सी विभाजिकाएं और सहायक नदियां हैं, यानी गंगा की ही 4 सहायक नदियां हैं, ऐसे सिंधु की, ऐसे ब्रह्मपुत्र की, सतलज की, बहुत सारी सहायक नदियां हैं इनकी। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनकी बहुत ही कम सहायक नदियां हैं। ये आपका जो तीसरा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर पूर्ण हो गए हैं, और इनके स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो सभी बच्चे उनको कॉपी में नोट कर लें और ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़ें। आपको जो बाद में इससे जुड़े हैं वह लिंक पर जाकर के और यूट्यूब चैनल से भी बाकी के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी। धन्यवाद।